लंबे बिल थमा दिए जाते हैं, ऐसे बिल जिनको चुका पाना किसी भी आम भारतीय के लिए आसान नहीं है। यह है इस देश का हेल्थ सिस्टम और इस पर कोई रोक नहीं है। शुक्रिया सचिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद को कोर्ट के बड़ा झटका लगा है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से अभी मुक्तेश्वरानंद को यह झटका लगा है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर का आदेश दिया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी दाखिल की थी, शिकायतकर्ता थे, नाबालिग से यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में ही शंकराचार्य काफी विवादों में रहे थे माघ मेले के दौरान, लेकिन अब यहां पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लड़नी होगी, क्योंकि आरोप काफी गंभीर हैं। छोटे बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। वो सब पूरी हो सकेगी तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभी मुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी इस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। सम्मानित न्यायालय प्रधान पॉक्सो न्यायाधीश श्री माननीय विनोद चौरसिया जी, जो प्रयागराज में पॉक्सो के प्रधान जज हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया। और निर्णय में जो पूजनीय महाराज जी श्री आशुतोष जी ने ये एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा यौन शोषण की जो एक कुछ दिनों से परंपरा गोपनीय ढंग से बना के रखी गई थी, उसका संज्ञान इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पॉक्सो जज प्रधान के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु यह आप गौर करेंगे तो माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टया होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा तो आपने देखा किस तरह से शिकायतकर्ता के वकील की जो बाइट है, जो बयान है, वो हमने आपको सुनाया। और अब हम लाइव बातचीत करेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद के वकील रमेश उपाध्याय जी से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। रमेश जी, काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर होनी चाहिए इस मामले में। रमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर के ये आदेश दिए गए हैं, यानी एक बार फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक विवाद सामने आया था, जिसमें शंकराचार्य बनाम सरकार और प्रयागराज प्रशासन आमने सामने आ गए थे। तब लगा था ये अहम की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है, लेकिन अब यहां पर मामला कानूनी लड़ाई का आ गया है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, रमेश उपाध्याय जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे राजनीतिक हमले हो रहे थे, राजनेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार कोर्ट ने आदेश दिया है और एफआईआर का आदेश दिया है। जी, जब सरकार अपना जो है विधि का पालन छोड़ करके गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है तो न्यायालय में जाकर के गलत कराने की कोशिश की जाती है। और न्यायालय विवेचना करने के लिए आदेश किसको दिया? जो विवेचना करने के लिए आदेश दिया गया है वह सरकार को दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया, और वही पुलिस जो है शंकराचार्य महाराज को प्रताड़ित की। तो ऐसे जब स्थितियां पैदा होती है तो ऐसे मामलों में न्यायालय को स्वयं जो है अपने यहाँ सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है न्यायपालिका का भी मैं कहूंगा कि जब परिवाद के रूप में शंकराचार्य महाराज जी का मुकदमा वहां पर दर्ज है तो इसे भी परिवाद के रूप में दर्ज कर लेना चाहिए था, दोनों पक्षों को सुन लेना चाहिए था। अचानक कोई अभिभावक बन करके पहुंच जाता है बटूक का और वो जाकर के न्यायालय में कहता है 1 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर मेडिकल होती तो पता चल जाता कि क्या है, पहला चीज। दूसरी बात कि क्या वो नैसर्गिक अभिभावक या व्यक्ति है कि नहीं। आशुतोष ब्रह्मचारी जो रामभद्राचार्य की स्थिति से अपने आप को कहते हैं, और रामभद्राचार्य से पहले से ही शंकराचार्य महाराज को शंकराचार्य नहीं मानते, ऐसा जो विचारों पहले से दे चुके हैं। तो ये जो मुकदमावादी जो किए हैं उनकी जब स्थिति देखी जाएगी तो वो हिस्ट्री सीटर के रूप में उन पर 21 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, और ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ा करा करके शंकराचार्य महाराज के विरुद्ध मुकदमा करवा रही है। 2 बच्चों को लेकर के चले गए, और 2 बच्चे वो कहाँ के हैं, कौन है, यह भी पता नहीं है। और कह दिया गया कि शंकराचार्य महाराज के आश्रम के हैं, वो आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं, इसका जांच तो पुलिस ने किया नहीं। इस विद्यालय में हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे, इसकी रिपोर्ट तो पुलिस उस समय लगाई नहीं। जब रिपोर्ट मांगा गया तो उसके बाद भी जो है इस तरह की का रिपोर्ट दे करके पुलिस कहीं न कहीं से शंकराचार्य महाराज के खिलाफ एक मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश सरकार, और इस मुहिम को न्यायालय नहीं समझ पाए। अब पुलिस के पास गया है, पुलिस विवेचना करेगी तो उनके सामने 2 चीज, एक तो फर्जी मुकदमा जो व्यक्ति कराया है, तो बालकों का जो संरक्षण अधिनियम है उसी के अंतर्गत धारा जो है 22 में उल्लेख है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा जो गलत तरीके से किसी को फंसाएगा। दूसरी बात कि इससे पहले भी आईपीसी में व्यवस्था थी, और आज के समय में बीएनएस में भी ये व्यवस्थाएं आई है, धारा 231 के अंतर्गत वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत, और इससे पहले 193 से लेकर के 195 तक का जो आईपीसी का धारा था उसमें था कि अगर मिथ्या साक्ष्य को कोई गढ़ता है और गढ़ने की कोशिश करता है, उसका साक्ष्य बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसी धारा के अनुकूल उस पर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन रमेश जी अभी कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर के आदेश दिए हैं, जांच होगी, जांच में अगर सही होगा गलत होगा वो तो बाद में पता लगेगा। तो जांच का तो स्वागत करना चाहिए, ठीक है आपने आरोप लगाए, जांच कर लीजिए, फिर उसके लिए कैसी राजनीतिक बदले की कार्रवाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले भी आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य महाराज पर गला दबाने का आरोप लगाए थे, और वहां की पुलिस क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे। उस सेक्शन में विवेचना करने की जो व्यवस्था, उसमें गिरफ्तारी नहीं, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी है पहले, तब सुनी जाएगी आपकी बात। इसलिए ये सोचिए समझे रणनीति के तहत इस तरह का मुकदमा शंकराचार्य महाराज को अपमानित करने के लिए, सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए यह मुकदमा किया गया कि जायज के सवाल पर शंकराचार्य महाराज जी न बोल पाए। चाहे वो न्यायालय के माध्यम, न्यायालय अपने से थोड़ा मुकदमा करता है, न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर के मुकदमा की जाती है।
और जो रिपोर्ट दिया गया न्यायालय में वह यह कहीं नहीं दिया गया कि क्या वो बटुक शंकराचार्य महाराज जी के यहाँ थे कि नहीं थे, किस आश्रम से संबंधित। लेकिन रमेश जी, अभी हम जी सरकार के दो चेहरे देख रहे हैं। एक तरफ कोई शंकराचार्य के समर्थन में कह रहा है, मुख्यमंत्री जी का बयान, उन्हें तो शंकराचार्य की पदवी को लेकर ही सवाल उठा दिए थे। तो सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है? एक तरफ सरकार आपके समर्थन में है, दूसरी तरफ पूरी तरह से वहां पे सवाल ही उठा दे रहे हैं कि शंकराचार्य ही नहीं है। देखिए, शंकराचार्य जी के समर्थन में सरकार जो दिखाई पड़ रही है, आप जो डिप्टी सीएम की बात जो कर रहे हैं, हाँ। तो डिप्टी सीएम का जो बात है उस तथ्य पर स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि वो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या जो बटुक घायल हुए थे, जो वृद्ध घायल हुए, जो महिलाएं प्रताड़ित की गई, उनके पास तो नहीं किए, उन बटुकों के यहाँ तो नहीं किए, उनको तो नहीं, उनको उनके दुख दर्द को मिटाने तो नहीं आए। तो आपको लग रहा है दिखावे की कार्रवाई है? अगर ये दिखावे की कार्रवाई नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में सीएम रहने लायक है वर्तमान में? ये एक तरफ से बचाव की योजना है कि हम ब्राह्मणों का वोट कैसे ले, सवर्णों का वोट कैसे ले, और सवर्णों के वोट लेने के लिए एक दूसरे तरफ जो कानून लाए थे वो वोट रोक रहा था, दूसरा ये देखे कि अब हम हमसे ब्राह्मण भग रहे हैं। तो ये रोकने के लिए एक सीएम को खड़ा कर दिया गया, डिप्टी सीएम को। डिप्टी सीएम को तो आकर के शंकराचार्य महाराज जी के यहाँ निवेदन करना चाहिए कि गलती हो गई और हमारे पुलिस वाले जो किए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कार्रवाई करूंगा। ये तो उनके यहाँ आकर के कहना चाहिए था, उनके बटुक के पास आकर के सम्मान करना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ। लेकिन रमेश जी आप कह रहे हैं कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है, लेकिन जो भी बीजेपी को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, वो तो सनातन का झंडा सबसे आगे बुलंद करेंगे, खुद ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। वो क्यों शंकराचार्य को टारगेट करेंगे? उनको तो नुकसान होगा इन सब चीजों से। आप जो जिस चीज को देख करके यही समझ करके तो जनता इनको वोट दी कि सनातन धर्मी हो, लेकिन जब ये सनातन धर्म के जगह पर जब पहुंचे, इस गति पर पहुंचे और मुख्यमंत्री हुए, तो क्या गो हत्या बंद हो गई? आप बताइए, क्या गो हत्या बंद हो गई? क्या मांस का व्यापार बंद हो गया उत्तर प्रदेश से? क्या इस तरह की जो घटनाएं घटी, ये जब बंद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप समझिए, क्या गाय को राजमाता घोषित करती है? क्या जब ये सब चीजें नहीं हुआ है तो कैसे आप कहते हैं कि सनातन धर्मी है? सनातन धर्म की तो पहचान गो माता है, और गो माता ही धरती माता, और धरती माता का भी जो पक्ष एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब एक कानूनी लड़ाई अलग होती है, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई हम देख रहे हैं, जुबानी जंग देखने को मिल रहे हैं। कोई सुलह की कोई संभावना आपको नजर आती है शंकराचार्य की तरफ से? आपको लगता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इससे नुकसान तो सनातन को ही हो रहा है, संतों पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल, आपको लग रहा है कि या फिर ये लड़ाई ऐसे ही देखते रहेंगे हम लोग? हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग लड़ाई को अंतिम पौधान तक पहुंचाएंगे। देश की जनता समझ गई कि सनातन धर्मी है नहीं। अगर सनातन धर्मी होते तो शंकराचार्य महाराज के खिलाफ इस तरह के मुकदमा गढ़ करके, रचने की व्यवस्था करके मुकदमा कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाते। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के सरकार में हम भी गिरफ्तार होकर के एक दिन के लिए जेल गए, जो अन्याय प्रतिकार। लेकिन अखिलेश, वो तो सबने देखा वीडियो, वो तो वायरल हुआ था, उनके सरकार में किस तरह से लाठियों से पिटाई हुई थी शंकराचार्य जी की। मैं वहां मौजूद था। हाँ। उसने क्षमा मांगा, उसने गलती स्वीकार किया। हमें उस समय लगा कि महाराज जी जो क्षमा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन संत का हृदय था, उन्होंने क्षमा किया। योगी जी को क्षमा नहीं कर पाएंगे? योगी जी अगर क्षमा मांगने के लिए अभी तो आई तैयार नहीं है। ये तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि गलत करते हैं, गलत करवाते हैं, गलत की दिशा में चलते हैं और अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, सनातन धर्म विरोधी होकर के। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, इस पर विचार कर रही है जनता। ठीक है, क्या वास्तव में इस तरह की बातें इस देश में चलेगी? ठीक है रमेश जी, लेकिन एक तरफ एक परसेप्शन की लड़ाई है तो समाज में आपको लड़नी है, अब दूसरी क्योंकि एफआईआर के आदेश दे दिए तो कानूनी लड़ाई भी लड़नी है। देखते हैं सच क्या आता है और जनता में क्या मैसेज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ